हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट टू क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट जो 222 प्रश्न हैं जो कि एसएससी, रेलवे, विभिन्न टीचिंग के एग्जाम्स में और यूपी पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही ले लिया। इसमें मेनली जो रेलवे है, एसएससी है और टीचिंग के एग्जाम्स हैं, उनको ध्यान में रखकर इनको कराया जा रहा है। क्लियर है? तो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट होते हैं और रिपीटेशन देखने को एग्जाम में मिलता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएगा। अगर आप इस वीडियो को ढंग से कर लेते हैं तो कम से कम ये मान लीजिए साइंस में आपके 5 नंबर का यहाँ से खत्म हो जाएगा। 5 नंबर कम से कम आपके बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। देखिए, मानव मस्तिष्क की बात की जाए तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क। क्लियर है? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। जब मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, सिर का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या कहते हैं साथी? फ्रेनोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है। देखिए, डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो डिहाइड्रेशन की कमी से किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड भूले तो क्या होगा? तो NaCl। जब भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम में आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट के लिए H2O वहाँ पर जल देखने को मिल जाता है और वो टिक लगा के चले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा तो सही हो ही गया, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है, किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है, वस्तु का भार अधिकतम होता है। देखिए, वस्तु के भार की बात करें तो ये प्रश्न आपसे घुमा घुमा कर पूछता है और किस तरीके से पूछता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, वस्तु का भार जो होता है, सबसे पहले ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर ध्रुवों पर जो वस्तु का भार होता है, कहाँ पर? पोल्स पर। ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है, जबकि जो विषुवत रेखा है इस पर भार क्या रहता है? कम रहता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ध्रुवों पर वस्तु का भार कैसा होता है? तो ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा पर वस्तु का जो भार है वो कैसा रहता है? मिनिमम रहता है। कैसा रहता है? मिनिमम रहता है। और पृथ्वी के केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो सेंटर पर जो वस्तु का भार है वो क्या रहता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो ये प्रश्न आपको 3 प्रश्न आने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अब बात की गई है वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब 2 वस्तुएं, ठीक है, मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है और ये कागज है, ठीक है। जब कागज को और लोहे के टुकड़े को निर्वात में एक साथ फेंका जाता है स्वतंत्र रूप से, कैसे? स्वतंत्र रूप से, तो पहले कौन गिरेगा? प्रश्न स्टूडेंट लगा देते हैं कि लोहे का टुकड़ा गिरेगा। नहीं, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्या गिरेंगे? दोनों एक साथ गिरेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस कंडीशन में होता है? वैक्यूम की कंडीशन में होता है, निर्वात की कंडीशन में होता है। और निर्वात में वस्तु का भार क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का एक तरीके से रजिस्टिविटी नहीं पाई जाती गैसेस की। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। देखिए, सिल्क की बात करें तो ये आर्टिफिशियल और एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक की बात करें हम, प्राकृतिक क्या होगा? तो प्राकृतिक सिल्क के बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका सेलुलोज। क्या बन जाता है? सेलुलोज आ जाता है। और जब हम कृत्रिम की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है रेयॉन। क्या आता है? रेयॉन नामक जो रेशे होते हैं वो कृत्रिम सिल्क के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपने बहुत देखा होगा। जैसे मनुष्य का क्या होता है? होमो सैपियंस, सबको याद है। बिल्ली का अगर पूछ ले कल के लिए, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसे बोलते हैं मेजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मेजीफेरा इंडिका। अब इसको समझिएगा, यहां पर जो शब्द लिखा है मैजी फेरा, एक शब्द है मैजीफेरा और एक शब्द है इंडिका। ठीक है, एक शब्द है मैजीफेरा और एक शब्द है इंडिका। पहला जो होता है ये होता है इसकी वंश को बताता है, मैजीफेरा, यानी कि पहला जो वर्ड होता है ये वंश को बताता है और दूसरा जो शब्द होता है वो उसकी जाति को बताता है। तो 2 शब्द वंश और जाति से मिलकर क्या बना? मैजीफेरा इंडिका बन गया। पहला शब्द वंश होता है, दूसरा शब्द जाति होता है। और यह प्रणाली, वैज्ञानिक नाम, देखिए बहुत से नाम होते हैं। हम आम बोलते हैं, कोई आम्र बोलता है, कोई गुठली बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको एक वैज्ञानिक नाम देने की कोशिश की और इसमें ये जो वैज्ञानिक नाम दिए गए किसके द्वारा दिए गए? कैरोलस कैरोलस लीनियस के द्वारा वैज्ञानिक नाम दिए गए। कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए। क्लियर है? चलिए
अगला प्रश्न है साथियों, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जल को ठंडा करने के लिए एक तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक गैस और होती है जिसको हम फ्रेन के नाम से जानते हैं। कौन सी? फ्रेन। तो अमोनिया गैस और अमोनिया गैस होती है NH3 और NH4 होता है, एक मिनट, अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस होती है NH3, और जो अमोनियम होता है वो होता है NH4। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन यही होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? NH3 को अमोनिया गैस बोलेंगे, और ये रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरा जो गैस होती है वो फ्रेन नामक गैस होती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है। देखिए, फ्रिज का जो आविष्कार किया है, रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार किया है, ये जेम्स हैरिसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न पूछे रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है, तो जेम्स हैरिसन होंगे। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो वो कौन है? थर्मोस्टेट होता है, जो कि उसके अंदर यूज़ किया जाता है। थर्मोस्टेट एक तरीके से पदार्थ है, वो उसके चारों तरफ उसकी दीवारों पर लगा होता है और वो एक समान ताप बनाए रखता है। इसमें यूज़ किया जाता है एडाबेटिक प्रोसेस का। किसका? एडाबेटिक प्रोसेस का, यानी कि समतापी प्रक्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, रोधोष्म प्रक्रम का। किसका? रोधोष्म जो प्रक्रम होता है, रोधोष्म प्रक्रम, इस रोधोष्म प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ताकि ऊष्मा का आदान प्रदान अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो जो कमरे का ताप है वो बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ही कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर आप खोलते हैं तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो तो उसकी वजह से ठंडा होना चाहिए, टेम्परेचर गिरना चाहिए, जबकि टेम्परेचर क्या होता है? उल्टा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। चलिए, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। देखिए, जो हमारी आमाशय होता है, जब हम भोजन करते हैं तो जो आहार नली होती है, आहार नली से जस्ट नीचे होता है आमाशय, और आमाशय से नीचे होता है आपका अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। और यहाँ पर आपका एक लीवर सा होता है, त्रिकोण के आकार में आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय में कुछ जो एंजाइम्स हैं उनका स्राव होता है। जैसे जब हम दूध पीते हैं तो रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। किसका? दूध जब पीते हैं तो रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसी प्रकार से जब हम इसी में पेप्सिन नामक एंजाइम का भी स्राव होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है या पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। प्रोटीन को पेप्टोन में या प्रोटीन को पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम कौन सा करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आप बोल सकते हो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जब ये पहुंचता है, बड़ी आंत से होते हुए छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का भी स्राव होता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन किसका कार्य करता है? दूध के पाचन में काम करता है, और ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई। कौन है? CB देसाई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई हैं। चलिए, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, तो गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है? CH4 जो गैस है, इसको हम गोबर गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गंध इस गैस में से आती है। दलदली गैस भी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, बायोगैस के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोडा वाटर को बनाने के लिए CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन जो आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी उसमें क्या होता है? CO2 गैस ही होती है, और उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? तो जो आपको डकार वगैरह आती है वो क्या होता है? जब शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकतम हो जाती है तो आपको डकार वगैरह आने लगती हैं। उससे आपने देखा होगा थोड़ी सी आपको जलन भी महसूस होती है, जैसे आप करंट बोलते हैं, तो वो भी उसी का कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। नेक्स्ट है, सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। देखिए, शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये जो टेम्परेचर होता है इसी को हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप का मान होता है।
अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का प्रमुख संघटक है। चलिए लगाइए इसका आंसर, बहुत आसान सवाल है। देखिए एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, ये ब्यूटेन और प्रोपेन के संघटक होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन के संघटक होते हैं। और जो एलपीजी गैस होती है इसमें कुछ सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं, सल्फर के कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल मरकेप्टाइन। क्या होती है? मिथाइल मरकेप्टाइन नामक एक पदार्थ होता है, उसको मिला दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो एलपीजी आपके घरों में रसोई गैस के सिलेंडर में यूज़ की जाती है, उस गैस में जो बदबू आती है, जैसे लीकेज वगैरह का भी आपका सिलेंडर घर में होने लगता है तो आपको एक बदबू आने लगती है। वो बदबू आने का कारण भी क्या है? जो सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकेप्टाइन नामक पदार्थ होता है वो उसके अंदर मिला दिया जाता है, ताकि बदबू आ जाए और उससे पता चल जाता है कि हाँ जो सिलेंडर है लीकेज है। क्लियर है? तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें क्या मिलाया जाता है ताकि उससे एक गंध आती है, तो मिथाइल मरकेप्टाइन मिलाया जाता है जो कि सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। और जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये किसके संघटक होते हैं? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन के संघटक होते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल नियम लागू होता है। तो बॉयल का जो नियम है ये लागू होता है नियत ताप पर। कब लागू होता है? नियत ताप पर लागू होता है। एनटीपी यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। देखिए 1 मोल की बात करें तो 1 मोल की बात करें तो किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या जो होती है उसको किस में मापा जाता है? मोल के अंदर मापा जाता है। किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या को जब मापा जाता है कि आखिरकार इस पदार्थ में कितने अणु होंगे, तो उसको मोल के द्वारा ही मापा जाता है। और 1 मोल होता है 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? ये होता है एवोगाड्रो नंबर का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं ये भी दे रखा है एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पर बुक्स के हिसाब से देख सकते हैं। एवरेज में वैल्यू यही होगी, 1 मोल या 1 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। अगर हम मोल की बात करें तो मोल होता क्या है? मोल होता है परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो परमाणु भार, परमाणु का भार बटे जो अणु भार होता है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। परमाणु भार बटे अणु भार, परमाणु का द्रव्यमान बटे अणु भार, ये भी आपका फॉर्मूला इसका बन जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर से निकलती है। देखिए सिगरेट का जो लाइटर होता है, आपने देखा होगा लाइटर वगैरह का यूज़ करते हुए, तो उसमें से जो निकलती है वो क्या होती है? ब्यूटेन गैस होती है। जबकि एलपीजी की बात करें तो उसमें से ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों निकलती हैं। एलपीजी में से ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों निकलती हैं, जबकि सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन गैस ही निकलती है। अब आपने उसकी लौ को देखा होगा, तो लौ आपको थोड़ा सा नीला दिखेगा और थोड़ा सा उसका रंग पीला भी दिखता है। देखिए जब भी जो एलपीजी गैस हुई या फिर उसमें से ब्यूटेन या प्रोपेन गैस हुई, जब वो निकलती हैं, जब सभी कार्बन एटम्स क्या होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस कारण वो उसका रंग भी थोड़ा सा पीला या लाल पड़ जाता है और हम लोग बोलते हैं कि इसमें कच्ची गैस बढ़ दी है, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। देखिए अम्ल वर्षा के कारण आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग थोड़ा सा पीला पड़ता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है। आखिरकार इसका कारण क्या है? एसिड रेन होती क्या है? देखिए एसिड रेन की बात करें तो जब वर्षा की पहली बारिश होती है, यानी कि मौसम की पहली बारिश होती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ ही जो हमारे बोल सकते हैं कि जो टेम्पो वगैरह हुए, ट्रक वगैरह हुए, और जो ईंधन के रूप में जलाया जाता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि जो वाहन वगैरह है उनका जो प्रदूषण होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई। ये वातावरण में देखने को मिलती है। जब बारिश होती है तो बारिश के एटम्स इनसे अभिक्रिया कर जाते हैं, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये जल से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करती है, जिसको हम सदैव सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी कि H2SO4 अम्ल राज भी इसको कहा जाता, माफ कीजिएगा, अम्लों का राजा भी इसको कहा जाता है। तो H2SO4 हुई, ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। क्लियर? इसी तरीके से H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। कहने का मतलब कुछ एसिड्स बन जाते हैं, और उस एसिड्स के कारण जब वो ताजमहल हो या फिर कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य बिल्डिंग हो, वहाँ पर जब ये पड़ते हैं तो उसकी सतह को जला देते हैं कुछ मात्रा में। जब सतह जल जाती है, और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एसिड रेन का नाम देते हैं।
क्या देते हैं, एसिड रेन। देखिए एक होती है कृत्रिम वर्षा, आपने सुनी होगी कि कुछ समय पहले बात की जा रही थी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली के अंदर, क्या कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है? तो जो केजरीवाल सरकार है उसने प्रपोजल दिया केंद्र सरकार को कि क्यों ना कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए। आर्टिफिशियल रेन का कारण क्या है, क्योंकि ये एक बार चाइना के अंदर भी करवाई जा चुकी है। तो आर्टिफिशियल रेन जो होती है इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का क्या करवा दिया जाता है, गैस को छुड़वा दिया जाता है, जिसके कारण भी आर्टिफिशियल रेन होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम CaOCl2, देखिए फॉर्मूले को मैं ढंग से लिख देता हूँ, CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हम किसको बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। जबकि एक अन्य नाम भी है इसका, और वो है विरंजक चूर्ण। क्या होता है मेरे साथी? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण कहो, ब्लीचिंग पाउडर कहो, या CaOCl2 कहो, या फिर हम इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहें, ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। प्रश्न को घुमा घुमा कर आपसे पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है। देखिए पहले रेशा की बात की जाए तो ये होता है क्या होता है? नॉयलॉन। चलिए नॉयलॉन जो होता है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है, जबकि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। सेलुलोज कहाँ पर पाया जाता है? जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की बाहरी सतह सेल वॉल के द्वारा ढकी हुई होती है। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, और उसी सेलुलोज का प्रयोग करके कृत्रिम रेशा का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम होता है रेयॉन। क्या होता है? रेयॉन। क्लियर है? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो जीवाश्मों की उम्र जो ज्ञात की जाती है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा की जाती है। तो जीवाश्मों की उम्र किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टानों की जगह अगर हम बात करें, पुरानी चट्टान जो होती हैं उनकी आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। तो प्राचीन जो पत्थर वगैरह हैं उनकी कार्बन डेटिंग के द्वारा, एक मिनट, जो जीवाश्म है उनकी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, और पुरानी जो चट्टान है उनकी यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा इनकी उम्र को ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो हैलोजन की बात करें तो हैलोजन यौगिक होते कौन से हैं? तो ये होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेनली तो ये चार ही देखने को मिलेंगे आपको। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है तो ये होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील पदार्थ होता है, सक्रिय पदार्थ होता है, और ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा तेज गति से ये क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है। क्लियर है कि नहीं? तो हैलोजन कौन से होंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन जो होता है ये एक तरीके से लिक्विड होता है, द्रव होता है, और ये अपने आप में अधातु होता है। तो एकमात्र अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ब्रोमीन होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे घुमाकर पूछ सकता है कल के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक है। तो देखिए शहद जो होता है वो अपने आप में फ्रक्टोज का मुख्य घटक होता है। शर्करा को यकृत में बदल देती है। शर्करा होती है, शर्करा के रूप में आप बोल सकते हैं C6H12O6। इसको हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो शर्करा को यकृत में बदल देती है, तो ये एक तरीके से ग्लाइकोजन में बदल देती है। जो ये प्रश्न गलत छपा है, शर्करा को यकृत किस में बदल देती है? तो शर्करा को यकृत किस में है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या करती है? बदल देती है। और हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहते हैं। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। और जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें स्टार्च या मंड के रूप में क्या करते हैं? वो एकत्रित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, रंजक या खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ हैं इनको खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, असल या सत्य फल उत्पन्न होता है। तो असल या सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। क्लियर है? असत्य फल उत्पन्न होता है तो ये बीजांड से उत्पन्न होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको फल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर कोई पेड़ है इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई फूल है और फूल इस तरीके से होगा और ये नीचे इसका होगा, ये होता है ब्रंथ। क्या होता है? ब्रंथ होता है, जो कि बिल्कुल मतलब फूल के जस्ट नीचे होता है, जो एक तरीके से इंटरनोड का काम करता है, यानी कि डाली और फूल के बीच में इंटरनोड का काम करता है, उसको हम ब्रंथ बोलते हैं। और फूल जिस पर रखा होता है हम उसको बोलते हैं पुष्पासन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पुष्पासन के नाम से जानते हैं।
फूल के अंतर्गत क्या होगा, कुछ लंबे लंबे इस तरीके से निकले हुए होंगे, कुछ लंबे लंबे इस तरीके से निकले होंगे, कुछ छोटे होंगे, और इसी में ये इस तरीके से बना होगा। क्लियर है। तो ये जो लंबे लंबे बने होते हैं और ऊपर जो उन पर एक घुंडी आकार का होता है, तो इसको बोलते हैं, देखिए जो लंबाई में होता है इसको बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर के जस्ट ऊपर होता है परागकोश, और परागकोश के अंतर्गत क्या होते हैं, परागकण होते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पुमंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पुमंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं साथी, ये होता है यहाँ पर, और इसके जस्ट ऊपर की ओर ये चला जाता है। तो ये नीचे वाला जो पदार्थ होता है, नीचे वाला जो ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय के जस्ट ऊपर जाते हैं तो ये होगा जननांग। क्लियर है। इसको हम जायांग के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो एक पुमंग होता है और एक होता है जायांग। जायांग जो होता है इसी में आपका अंडाशय होता है, और जो पुमंग होता है इसके चोटी पर क्या होता है, बीजांडा होता है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो कि बीजांड का काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यहाँ से जब पुमंग से कुछ जो परागकण है निकलकर जायांग में जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है असत्य या सत्यफल क्या होगा, अंडाशय होगा। सत्यफल क्या होगा, बीजांड होगा। पौधे का प्रजनन अंग होता है, तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है ये फूल होता है, फूल में ही प्रजनन होता है, फूल के अंदर ही आपका जायांग होगा, फूल के अंदर ही आपका पुमंग होगा। पुमंग के अंतर्गत पुंकेसर होगा, पुंकेसर की चोटी पर परागकोश होगा, और परागकोश के अंदर परागकण होगा। इसी तरीके से इस पूरी को पुमंग कहेंगे। और दूसरा होता है जायांग। जायांग के अंतर्गत आपका अंडाशय होगा, और अंडाशय के जस्ट ऊपर वर्तिकाग्र होगा, और वर्तिकाग्र में यहाँ पर परागकण आकर ठहरते हैं। क्लियर है कि नहीं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है फूलों का अध्ययन, देखिए एक होगा फल, फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, जबकि फूलों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है, देखिए विटामिन शब्द आ ही गया है तो क्यों ना मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूं। तो देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज, विटामिन शब्द की ही खोज कब हुई थी, तो विटामिन शब्द की खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक फंक ने की थी 1911 में। बात करते हैं विटामिन की, तो प्यारे साथी यहाँ पर बात करें तो पहला विटामिन होता है ए, दूसरा होता है बी। बी के कई सारे रूप होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं। देखिए जो बी और सी विटामिन है, बी और सी विटामिन है ये जल के अंदर विलेय होते हैं, जबकि ए, ई, डी के ये चार विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील कौन से होंगे, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि ए, ई, डी के ये विटामिन क्या होते हैं, वसा के अंतर्गत घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को किसके नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, गाजर के अंतर्गत विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। एक बीमारी और होती है जिसे हम जीरोप्थाल्मिया नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। दूसरा बात करते हैं विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की खोज वैज्ञानिक मैकुलन ने की थी। किसने की थी, मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी के कारण बेरी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर है। इसके द्वारा इसके कई और घटक होते हैं, जैसे विटामिन B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B5 हुआ, B12 हुआ। क्लियर है। तो उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। विटामिन सी की बात करें तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक जो बीमारी है ये विटामिन सी के कारण ही होती है। किसके कारण होगी, स्कर्वी नामक बीमारी। यहाँ पर अगर बात करें नींबू का जो रस होता है उसमें विटामिन सी आपको देखने को मिल ही जाएगा। संतरे के अंतर्गत विटामिन सी आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर खट्टे पदार्थों के अंतर्गत विटामिन सी की मात्रा देखने को मिलती है, सभी के अंदर नहीं कह सकते। क्लियर। विटामिन डी की बात करें तो इसको हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिकेट्स के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी की बात करें तो इसको हम कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई की बात करें और विटामिन के की बात करें, विटामिन के को हम फ्लोकोनॉन कहते हैं और विटामिन ई को विटामिन ई चेक करना पड़ेगा भाई। चलिए यहीं तक ठीक है, बाकी नेक्स्ट बता देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है ये होता है सेरेब्रम। ये जस्ट ऊपर आपका जो तरुआ तरुआ नहीं बोलते हैं कि ये तरुआ है मेरा, तो ये जो तरुआ होता है इसी को हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। सेरेब्रम शायद मध्य मस्तिष्क के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए भाई, इसका आंसर लगाइए अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग जो होता है इसमें मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। इत्र की तीखी गंध एवं सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो जो बुद्धि की बात करें या सुगंध की बात करें तो ये सभी सेरेब्रम के द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। आपने देखा होगा तत्काल ऊर्जा के लिए आपने ये देखा होगा कि कुछ पदार्थ कुछ टैबलेट्स वगैरह दे दी जाती हैं और बोलते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी इससे क्या है खिलाड़ी को मिल जाती है। तो उसके रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को दे दिया जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तत्काल ऊर्जा के रूप में खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सुक्रोज में होता है, देखिए सुक्रोज जो होता है इसके अंतर्गत 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। आप लोग याद कर लीजिए, OSE ओज जिसके अंतर्गत आ जाएगा उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ESE एज जिसके अंतर्गत आएगा वो क्या होंगे? आपके एंजाइम्स होंगे। तो आप लोगों को पहचानने में इतना समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, सल्फर, चारकोल और सोडा का सल्फर, चारकोल और चलिए ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। अच्छा है, प्रश्न ऊपर है। प्रश्न है साथियों, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो जो गन पाउडर होता है इसमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं, सल्फर हो गया, चारकोल हुआ और सोडा हुआ। सल्फर, चारकोल और सोडा जो होते हैं वो गन पाउडर के मिश्रण होते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। चलिए भाई बताइए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? टी बराबर फॉर्मूला होता है F/L। क्या होता है? टी बराबर F/L, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। देखिए जब भी द्रव के अंतर्गत, लिक्विड के अंतर्गत अशुद्धियां बढ़ जाती हैं तो अशुद्धियों के बढ़ने का कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने आप में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है। कुपोषण किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? कुपोषण देखने को मिलेगा। आपको अगर प्रोटीन की अगर आवश्यकता है तो आप सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, क्वासी ओरकर और मरासमस की बीमारी होती है। चलिए भाई, इसका आंसर जिसने बता दिया ये मत समझ लीजिए, उसकी तो बल्ले बल्ले है। क्वासी ओरकर और मरासमस की जो बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्वासी ओरकर और मरासमस की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है वो किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसके स्राव की कमी के कारण, अल्पस्राव जब होता है तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आप बोलोगे थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो जो हमारा गला होता है इसमें जो टेंटुआ होता है, टेंटुआ के जस्ट नीचे ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और इसकी जब स्राव कम होता है तो बच्चे मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, शारीरिक विकास उनका अवरुद्ध हो जाता है। और इसी के कारण गलगंड की बीमारी हो जाती है, जिसमें गला सूज जाता है। एक तरीके से गलगंड की बीमारी होती है जिसे हम नेत्रोत्संधि नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसी के कारण एक बीमारी और होती है जिसको हम मिक्सीडिमा नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, यहाँ पर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसके कारण घेंगा नामक बीमारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो थॉमस ग्रंथि है, थॉमस ग्रंथि है, यह ग्रंथि अगर लुप्त हो जाती है तो मनुष्य में क्या है? बुढ़ापा आने लगता है। धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ थॉमस नामक ग्रंथि लुप्त होने लगती है, जिस कारण मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज कहाँ पर पाया जाता है? तो इसी के द्वारा कृत्रिम रेशे का निर्माण भी किया जाता है। और ये जो सेल्यूलोज है, इस सेल्यूलोज के कारण ही पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो वहाँ पर पादपों की जो कोशिका भित्ति है वहाँ पर रेशों के रूप में ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है।
आरएनए की बात करें तो आरएनए को हम राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। आरएनए इसी प्रकार से डीएनए होता है, डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोजिक न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? आरएनए के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बना होता है तो जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। प्रोटीन किसके द्वारा बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो कल के लिए ट्रिप्सिन भी आपसे पूछ सकता है। तो ट्रिप्सिन का कार्य भी क्या है? प्रोटीन के पाचन में ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे बोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला के अंतर्गत यूरिया का निर्माण किया गया था। क्लियर है? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आपके सामने है, बोहलर के द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन 46% होता है। अगर आप लोग खेती वगैरह करते होंगे और आपके घर नाइट्रोजन का जो खाद का पैकेट आता होगा तो उस पैकेट पर लिखा होता है 46% शुद्ध नाइट्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो यूरिया जो उर्वरक होता है नाइट्रोजन मौजूद होता है तो किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर जो नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन वातावरण में भी पाया जाता है और लगभग 78% क्या है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। क्या पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं? जी नहीं। नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमाइड के रूप में कर सकते हैं। तो जो पैकेट के रूप में, जो कट्टे में पैकेट के रूप में जो नाइट्रोजन आती है वो शुद्ध रूप से नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन के कुछ अपर रूप होते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए होते हैं, अमाइड के रूप में होते हैं। क्या होता है? अमाइड होता है, नाइट्राइट होता है या नाइट्रेट होते हैं, जिसका प्रयोग हम खेती में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यूरिया की बात करें तो NHCONH के नाम से यूरिया को जाना जाता है। तो ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान ही है। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। देखिए, यूरिया की बात करें तो अधिकतम मात्रा में आपको यूरिया कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो मूत्र होता है, मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में देखने को मिलता है। लगभग कहा जाता है कि लगभग 2% हम जो टॉयलेट करते हैं उस टॉयलेट के अंतर्गत 2% यूरिया निकलता है। कितना? 2% यूरिया निकलता है। और देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि जो कोरिया, उत्तरी कोरिया नामक देश है, वहाँ पर टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है और उसको खेती में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूरिया की थोड़ी सी कमी है। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा हालांकि, लेकिन ये प्रश्न पूछ सकेगा, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? मूत्र के अंतर्गत, टॉयलेट के अंतर्गत यूरिया पाया जाता है। और यह यूरिया लगभग 3 से 4 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया में बदलने के कारण ही टॉयलेट में 3 से 4 घंटे बाद बदबू आने लगती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? देखिए, यूरिया का निर्माण जो होता है वो आपका लीवर के अंतर्गत होता है। कहाँ पर? यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? लीवर में बनता है। अगला प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है, तो जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण ही आती है। देखिए, जब हम टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करने के 3-4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद जो टॉयलेट है वो यूरिया होती है और 3-4 घंटे बाद वो अमोनिया में बदल जाती है। अमोनियम में बदल जाती है, जिसके द्वारा अमोनिया में तीव्र गंध आती है, जिसके कारण टॉयलेट में से गंध आती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पाश्चीकृत किया जाता है तो किस टेम्परेचर पे किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो आपसे पूछ सकता है, जो दूध होता है उसका पीएच मान 6.4 होता है। क्या पूछ सकता है? दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.4 होता है। यानी कि दूध एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ, अम्ल हुआ या क्षार हुआ, तो दूध अपने आप में एक अम्ल होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो देखिए, दूध को जो पचाने वाला एंजाइम होता है ये होता है रेनिन नामक एंजाइम होता है। ये क्या करता है? दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर चेंज कर देता है। क्लियर है? तो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन नामक एंजाइम। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो जो मिल्क होता है यानी कि दूध होता है उसकी शुद्धता को मापा जाता है, तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? देखिए, BHC
10%। इसको अगर हम बात करें, इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है गैमेक्सिन। क्या होता है प्यारे साथी? गैमेक्सिन होता है BSC 10% का व्यापारिक नाम। अब प्रश्न कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि दूध खट्टा होता है तो किस कारण होता है? तो दूध खट्टा जो होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है, और इसमें जो जीवाणु होते हैं वो कौन से जीवाणु होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस बैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं के कारण दूध का जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है। क्लियर है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के कारण ही क्या है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए, कपास की खेती के लिए बात करें तो जो उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। इसी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी होती है, और ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? देखिए, पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक दवा के रूप में ली जाती है पेनिसिलिन। क्लियर है? नेक्स्ट है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो उजले भाग में पाया जाता है। प्रश्न पूछता है कि अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? तो अंडे में जो प्रोटीन है वो उजले भाग में पाया जाता है। अंडे की बात करें तो अंडे का जो वाइट कलर का बाहर वाला आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है CaCO3, जो कि अंडे का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, और अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो उसके उजले हुए भाग में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? देखिए, वाटर ग्लास की बात करें तो वाटर ग्लास क्या होता है? जो सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, उसको हम वाटर ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो कल के लिए प्रश्न आपसे केमिस्ट्री में पूछ सकता है कि वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है, दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। देखिए, जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं उनको हम एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं दर्द निवारक दवाइयों को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसको नष्ट कर देते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। ये दवाइयों के रूप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? यानी कि हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा सम्मिश्रित क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन। कार्बन की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसकी जो बाहरी परत, बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो भी कितनी होती है? 4 ही होती है। तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? सबसे ज़्यादा सम्मिश्रित क्या होता है? तो कार्बन होता है। जैसे आपने देखा होगा H2CO3, ठीक है, आपने देखा होगा NaHCO3, इस तरीके से, तो ये कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? जो कागज होता है उस पर पुराने उंगलियों के जो चिन्ह होते हैं उनको किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल के द्वारा विकसित किया जाता है। किसके द्वारा? सिल्वर नाइट्रेट के घोल के द्वारा उनको विकसित किया जाता है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जल आंसर लगा देते हैं, H2O आंसर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिहाइड्रेशन की कमी से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। NaCl अपने आप में एक लवण होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन से लवणों की कमी हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसके बनी होती है? देखिए, पैक करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन होती है वो किसकी बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है सेलोफेन। नेक्स्ट है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन पूछा जाता है। चीनी का जब शोधन किया जाता है, चीनी को प्योरीफाई किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है? तो बोन ब्लैक का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बोन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है। देखिए अगर व्यक्ति के भार की बात की जाए तो अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति का क्या है, ऊपर की ओर गति करने पर ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो व्यक्ति का भार क्या है, थोड़ा सा अधिक होता है। तो व्यक्ति का भार कब होगा, अगर स्थिर है या नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। तो व्यक्ति का जो भार होता है वो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब उसका भार अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है। तो जो C17, S35 और इसको भसा के साथ, किसके साथ, भसा के साथ उबालते हैं तो इसके साथ ग्लिसरीन प्राप्त होता है और इसके साथ साबुन प्राप्त होता है। क्लियर है। तो कास्टिक सोडा के साथ उबालकर, ठीक है, तो इसको कास्टिक सोडा क्या होगा, COH का उल्टा है, ठीक है। तो इसके साथ जब उबाला जाता है तो क्या है, वसा के साथ जब इसको उबाला जाता है तो साबुन तैयार किया जाता है। तो कास्टिक सोडा को वसा के साथ उबालने पर साबुन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। देखिए दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा होती है हम उसको लैक्टोज शर्करा के नाम से जानते हैं। जो शर्कराएँ होती हैं आप लोग ओज अगर जिसमें आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये एक तरीके से शर्कराएँ ही होती हैं। तो जो लैक्टोज नामक शर्करा होती है वो दूध के अंदर पाई जाती है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। देखिए लिक्विड की बात करें तो ऊष्मा यानी कि हीट का सबसे ज़्यादा संवाहक कहाँ देखने को मिलता है, पारा के अंदर देखने को मिलता है। पारा को हम Hg बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है और ये एकमात्र द्रव के रूप में उपस्थित धातु है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है द्रव के रूप में उपस्थित धातु कौन सी है एकमात्र, तो जो एकमात्र धातु होती है वो क्या होती है, आपकी पारा होती है। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, सैन्यता की SI इकाई क्या है। देखिए सैन्यता की बात करें तो जो सैन्यता की इकाई होती है वो होती है पॉइज। क्या होती है, पॉइज होती है। और सैन्यता क्या है, एक तरीके से डेंसिटी अगर कहीं पर लिक्विड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है तो वहाँ पर सैन्यता आपको देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, जैव यौगिकों की अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिकों का जो अनिवार्य तत्व है वो अंतिम रूप से अनिवार्य तत्व होता है कार्बन, और कार्बन जैव यौगिकों का अनिवार्य तत्व है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो एक ऐसा तापमापी जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे का ताप मापना है तो उसके लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगला है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। देखिए किसी भी पदार्थ को यदि गर्म किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है, हीट के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी पदार्थ है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके अंतर्गत आयतन उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसका जो द्रव्यमान रहता है, स्वतः ही जो द्रव्यमान रहता है वो अपने आप में नियत रहता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घन, एक मिनट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। देखिए ध्वनि की जो चाल है वो किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी बोलते हैं और घनत्व डेंसिटी होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है। देखिए सबसे अधिक की बात करें ध्वनि की चाल तो सबसे ज़्यादा ठोस की होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है द्रव और तीसरे नंबर पर आता है गैस। तो ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और फिर गैस में होती है। क्लियर है। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसके अंदर देखने को मिलती है, ठोस के अंदर देखने को मिलती है, फिर द्रव में, फिर गैस में देखने को मिलती है। सबसे अधिक प्रसार अगर किसी की बात करें तो प्रसार सबसे अधिक गैसों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO गैस है, CO नहीं है, ये CO2 है।
इसको करेक्ट कर लीजिएगा। CO2 गैस है तो CO2 देखिए अम्लीय है या क्षारीय है, ये कैसी है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन दो या दो से अधिक देखने को मिल जाए, ये मान लीजिएगा उस जगह पर अम्लीय आप आंसर लगा सकते हैं। तो CO2 यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम देखने को मिलेंगे तो आप इसको अम्लीय कह सकते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, अम्लीय होती है। अब आप कहोगे कि सर मैं कैसे मान लूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होती है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा जो आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंतर्गत CO2 गैस पाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और आपको जो डकार आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आती है। और उसमें कार्बोनेटेड वाटर भी उसको बोला जाता है। तो जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो क्या होता है, जब आपको डकार आती है तो आपको थोड़ी सी जलन महसूस होती है, वो एसिड के कारण ही महसूस होती है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, हमारी स्किन को जलाने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है CO गैस है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं, इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में उदासीन होती है। तो कल के लिए प्रश्न आपसे दो पूछेगा, CO2 गैस और CO गैस। CO2 क्या होती है, CO2 अपने आप में अम्लीय होती है, जबकि अगर हम बात करें CO की तो ये अपने आप में उदासीन होती है, यानी कि ये ना तो अम्ल होती है और ना ही क्षार होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो अधिकतम 8 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो यह 2n² के नियम पर आधारित होता है। इसमें अगर कोषों की बात करें तो K, L, M, N ये 4 कोष महत्वपूर्ण देखने को आपको मिलते हैं। 2, 8, 18 और 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दियासलाई में प्रयोग होता है। देखिए दियासलाई या फिर आप इसको मैच बॉक्स बोलते हैं, जो माचिस होती है उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जो लाल फास्फोरस होता है इसका प्रयोग दियासलाई में किया जाता है। अगला प्रश्न है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जो CaOCl2 जिसको हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जिसको जाना जाता है व्यंजक चूर्ण कहते हैं। शायद इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लियर है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो साबुन बनाने की प्रक्रिया बोलती है उसको हम सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। जो श्वसन क्रिया है इसमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें अपने आप में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा ATP या ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है। अगर बात करें तो मानव के अंतर्गत 38 ATP एटम्स का निर्माण होता है। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में पढ़ने को मिलेगा। कोशिका में जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, और पावर हाउस में किस प्रकार से एनर्जी का उत्पादन होता है यह आप वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? देखिए जो शर्करा होती है, जो आपकी शर्कराएं होती हैं, उन शर्कराओं का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें शर्कराओं का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वह टूट जाती हैं, और जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? देखिए आमाशय की बात करें, सबसे पहले अगर हम मुंह की बात करें तो जो मुंह में हम खाते हैं और मुंह में जो भी भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं। चूँकि बोलस के रूप में यह जो बोलस है, जब हम इसको चबाते हैं तो इसमें लार मिल जाती है, और उस लार के अंतर्गत टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो इसको तोड़ने का प्रयास करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एमाइलेज नामक एंजाइम मिल जाता है, एमाइलेज, और वहाँ से यह कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का प्रयास करता है। उसके दौरान यह श्वसन नली से
श्वसन नली से नीचे की ओर जाता है, जहाँ पर क्रमाकुंचन गतियों के कारण इसकी लुगदी बनना शुरुआत हो जाती है, यानी कि वहाँ पर एक तरीके से भौतिक पाचन इसका शुरुआत हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्राव नहीं होता है। इसके बाद यह आमाशय में पहुँचता है, जिसको हम पेट के नाम से पेट बोलते हैं। यानी कि जब ये आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय इस तरीके से एक थैली होती है, यहाँ पर HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका स्राव होता है। आमाशय से किसका स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। और यह HCl अपने आप में एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यह क्या करता है कि जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है और भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम भी करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ने का प्रयास करता है, भोज्य पदार्थों को तोड़ेगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा और यहीं से आगे बढ़ने पर अग्नाशय ग्रंथियों की ओर यह भोज्य पदार्थ पहुंचता है, जिसके दौरान पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम्स का स्राव होता है, जिसके द्वारा यह भोजन का पाचन करता है। इसके द्वारा फिर यह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए हार्मोन की बात करें तो हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो हार्मोन्स होते हैं ये सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्मोन्स, एक होता है, एक मिनट, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ देखने को मिलेगी हार्मोन और एक आपको देखने को मिलेगी एंजाइम। क्या देखने को मिलेगी? एंजाइम। हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहिःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि इनके अंतर्गत नली होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारे शरीर की सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों के रूप में आप जब टॉयलेट जाते हैं तो यह बहिःस्रावी ग्रंथियों का ही एक कार्य होता है, एंजाइम्स का ही एक तरीके से कार्य होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। देखिए ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक जो ब्रेक है यह किस पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो पास्कल का सिद्धांत है इसी पर हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करती है। आपने जेसीबी वगैरह को देखा होगा, जो ट्रॉली होती हैं जैक वाली, तो उनको देखा होगा। ये सभी हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जो कि पास्कल का नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? देखिए राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम जो होते हैं वो जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंतर्गत ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही इसकी जो सतह होती है यह क्या करती है? इस सतह पर ही राइबोसोम पाए जाते हैं और इसका कार्य होता है कि प्रोटीन का पाचन करना इसका कार्य होता है। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका कार्य होता है कोशिका को ढांचा प्रदान करना। इसी के अंतर्गत लाइसोसोम पाया जाता है, जो जिसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया की संचालन केंद्र की बात करें तो इसका जो संचालन केंद्र है वो होता है मेरुदंड। मेरुदंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? दरअसल ये जो आपकी गर्दन है, गर्दन के जस्ट पीछे की ओर मेरुदंड देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को घोला जा सकता है किसके अंतर्गत? तो इसको अम्लराज के अंतर्गत घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है तो सोने को हम किस में घोल सकते हैं? जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, जिसे हम सधु सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसे अम्लों का राजा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम सोने को घोल सकते हैं। जबकि HNO3 यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है इसके अंदर भी सोने को घोला जा सकता है। कल के लिए आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है
कि सर ये बताइए अम्लराज क्या होता है। ये अलग प्रश्न है। अम्लराज को हम एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। अम्लराज जो होता है वो HNO3 प्लस HCl, HNO3 प्लस HCl दो प्रकार के अम्लों के मिश्रण से अम्लराज बनता है। यह 1:3 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कॉर्क प्राप्त होता है। तो जो कॉर्क होता है वो क्वैक्स ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कोनैन प्राप्त होता है। देखिए कोनैन की बात करें तो जो कोनैन है ये एक सिनकोना नामक पेड़ होता है, उसकी छाल से प्राप्त होता है। तो सिनकोना की छाल से कोनैन को प्राप्त किया जाता है। अगला है मॉर्फिन और हेरोइन मुख्य स्रोत हैं। तो मॉर्फिन हुआ, हीरोइन हुआ, ये अफीम के मुख्य स्रोत होते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो चीड़ का जो पेड़ होता है इससे तारपीन को प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय के अंतर्गत जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसको हम थीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और इसके अंतर्गत थोड़ी सी मात्रा में निकोटीन भी पाया जाता है। कॉफ़ी के अंदर उत्तेजित पदार्थ होता है तो ये होता है कैफीन। चाय के अंदर उत्तेजित पदार्थ थीन होता है, कॉफ़ी के अंदर उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है, जबकि दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। प्रोटीन की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। जो कैसीन होता है उसको जो कैल्शियम होता है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में रेनिन नामक एंजाइम्स परिवर्तित कर देता है और यह दूध के पाचन में सहायक होता है। इसी प्रकार से दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम कैसीन के नाम से जानते हैं। तो दूध के अंतर्गत जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, तो कैसीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू के अंतर्गत तो निकोटीन पाया ही जाता है, ये तो सबको पता है। चांदी को की चमक को काला कर देता है। देखिए जो ओजोन गैस होती है इसको हम O3 के नाम से जानते हैं और यह अधिकतम तौर पर अगर देखा जाए तो ओजोन लेयर में इसको देखने को मिलती है। चांदी की जो चमक होती है उसको काला यह कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु है। टंगस्टन की बात करें तो इसका जो गलनांक होता है 3000 से 3500 के बीच में, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो गलनांक है वो होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर पर यह टंगस्टन पिघलने लग जाता है। क्लियर। हीरे की गलनांक की बात करें तो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ही हीरे का गलनांक होता है। यदि हीरे को 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रखा जाए तो वह गलनांक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी कि पिघलने लग जाएगा। नेक्स्ट है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कि उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा 1 ग्राम वसा ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो इस्पात की जो कठोरता है वो किस पर निर्भर करेगी कि उसमें जो उपस्थित कार्बन की मात्रा है वो 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कितनी होती है, 93 कैलोरी होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रश्न। चलिए भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। देखिए थोड़ा सा प्लांट किंगडम की ओर अब चलना शुरू कर देंगे। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। देखिए अगर हम पादप जगत की बात करते हैं तो पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। और ये साइंटिस्ट R.H. विटेकर के द्वारा पंच जगत अवधारणा दी गई थी। पादपों को बांटने के लिए पंच जगत अवधारणा किसने दी थी, तो R.H. विटेकर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जो पादप होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा। पहले को ब्रायोफाइटा के नाम से दिया, माफ कीजिएगा थैलोफाइटा के नाम से दिया, थैलोफाइटा, फिर दिया ब्रायोफाइटा, फिर दिया टेरिडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि 5 प्रकार के पादपों में इसको बांट दिया गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि 5 प्रकार के पादपों को 5 प्रकार के वर्गों में बांट दिया। तो भूमि पर पाया जाने वाला जो प्रथम पौधा होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं महीन सी होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलती हैं। इसमें संवहनी ऊतक, यानी कि जो संवहनी ऊतक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो देखिए जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको हम जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं।
क्लियर है। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को हम लिथोफाइटा के नाम से जानते हैं, लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो भूमि पर पाया जाने वाला ब्रायोफाइटा, मरुस्थल में जीरोफाइट्स, और चट्टानों पर पाए जाने वाले पौधों को हम लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। देखिए जो भी कवक ऐसे हैं जो कि गोबर के ऊपर उगते हैं, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, तो गोबर पर उगने वाले कवकों को हम क्रोप्रोफिल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्रोप्रोफिल कहते हैं। वृक्षों की छालों यानी कि बाक्स पर उगने वाले कवक लाइकिन कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर आपने देखा होगा कि कभी कभी वृक्षों की छालों पर कुछ फंगस आ जाते हैं और उनको आपने रेड कलर में या ग्रीन कलर में देखा होगा। तो जो रंग बाक्स होते हैं, उनकी जो छालें होती है पेड़ों की, उन पर जो लाइकेंस ये कवक होते हैं वो कार्टिकोल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड है। चलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। बीजांड की बात करें तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो होता है साइकस। क्या होता है? साइकस की बात करें। मानव की बात करें तो मानव के अंतर्गत सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो क्या होता है? अंडाणु होता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। देखिए संसार के सबसे लंबे जो पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। किससे? जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं संसार के सबसे लंबे पौधे। पंचजगत अवधारणा में जब आर.एच. विटेकर के द्वारा दी गई तो ये इसको पांचवें नंबर पर रखा गया था। नेक्स्ट है वायुमंडल होता है। देखिए वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है, यानी कि संवहन विधि द्वारा ही वायुमंडल देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनीलिडा की बात करें तो एनीलिडा में जो जंतु आते हैं वो जोंक और केंचुआ आते हैं। अगला है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। ऑर्थोपोडा जो ग्रुप होता है इसमें वे जंतु आते हैं जिनके 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ऐसे जंतु जिनके 8 पैर हैं वो ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। इसमें तिलचट्टा आपको देखने को मिलेगा, मच्छर देखने को मिलेगा, खटमल, मक्खी, ये सभी ऑर्थोपोडा ग्रुप में देखने को मिलेंगे। अगला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में घोंगा या सीपी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? या तो आपको घोंगा देखने को मिलेगा या सीपी देखने को मिलेगा। अगला है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जीव जंतु आते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो देखिए एकाइनोडर्मेटा में जो रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे जीव जंतु जिनकी अल्प विकसित होती है वो आते हैं। इसमें तारा मछली होगी और ब्रिटल स्टार होगा, यानी कि स्टार फिश होगी और ब्रिटल स्टार होगी। देखिए जिस शब्द के पीछे मछली देखने को मिल जाए समझ लीजिएगा वो मछली नहीं होगी, यानी कि अन्य जंतु होंगे। क्लियर है। तो जो लिटिल स्टार होती है ये अपने आप में मछली नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य की पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ उसके मुख से ही हो जाता है। मुख से ही जब वह पाचन चबाता है तो भौतिक पाचन होता है, और जब उसके अंतर्गत एंजाइम्स के रूप में एमाइलेज और टॉयलिन नामक एंजाइम्स मिल जाते हैं तो उसका रासायनिक पाचन भी शुरुआत हो जाती है। तो मनुष्य का जो पाचन होता है वो मुख से होता है, और अंतिम पाचन आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से बड़ी आंत के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी सिरा और एक होती है आपकी धमनी। पहली होगी सिरा और एक होगी धमनी। सिराओं से हमेशा रक्त जो प्रवाहित होगा वो अशुद्ध रक्त ही प्रभावित होगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड जो होगा, अशुद्ध रक्त जो होगा वो वेन्स यानी कि सिराओं से क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं हाथ में, तो वो किस में लगाते हैं? धमनी में लगाते हैं या सिरा में लगाते हैं? जी हाँ, वो सिरा में ही आपका इंजेक्शन लगाते हैं। तो ऐसी जो आपको नीले नीले कलर में आपको देखने को मिलेंगी अपने हाथ पर, तो वो क्या होती हैं? सिरा होती हैं। जबकि धमनी की बात करें
तो इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और धमनियों की बात करें तो ये थोड़ी सी मोटी होती हैं सिराओं की अपेक्षा। सिराओं के अंतर्गत जो ब्लड प्रवाहित होता है वो 80 mm के प्रेशर से, जबकि धमनियों में 120 के प्रेशर से। सिराओं से जो रक्त है वो फेफड़ों से होते हुए हार्ट के अंदर पहुंचता है, जबकि धमनियों में जो रक्त है वो हार्ट से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होता है। धमनी से सिराओं से केशिकाओं में प्रवाहित होता रहता है। अतः यह पुनः लौटकर फिर फेफड़े सिराओं से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो प्रश्न हो ही गया, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए बी की बात करें और सी की बात करें तो ये जो विटामिन है ये जल में प्रवाहित होते हैं, जबकि ए, ई, डी के ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं, प्रवाहित नहीं घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, ई, डी के ये जो 4 विटामिन हैं ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि सोडियम जो होती है वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, और जो जल को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम की बात करें तो यह हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन के रूप में हृदय से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को हम लब डब की आवाज़ कहते हैं। डॉक्टर जब, आपने देखा होगा, डॉक्टर जब आपकी नाड़ी को देखता है तो वह किस आवाज़ को देखता है? आपके चेस्ट पर लगाता है अपने यंत्र को तो वह लब डब की आवाज़ को ही चेक करता है। तो जो लब डब की आवाज़ है वह पोटेशियम का उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जो ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह लैक्टिक एसिड बनाता है। इससे क्या होता है? जब लैक्टिक एसिड बनता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके शरीर में ग्लूकोज बन ही रहा होगा, यानी कि एनर्जी का उत्पादन एक लेवल पर चल ही रहा है, जबकि ऑक्सीजन बराबर मात्रा में प्रवाहित शरीर के अंतर्गत मांसपेशियों के अंदर प्रवाहित नहीं हो पा रही है। उस अवस्था में लैक्टिक एसिड का जमाव होना शुरू हो जाता है, हड्डियों पर लैक्टिक एसिड का जमाव शुरू हो जाता है, जिससे हमें थकान भी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? देखिए ग्लूकोज क्या करता है, जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया से या यीस्ट से प्रतिक्रिया करता है तो वह इथाइल अल्कोहल बनाता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6, जब यह ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा तथा ग्लूकोज को पुनः उत्पादित करेगा, जो कि शर्कराओं के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनीलिडा जो होता है उसमें जो उत्सर्जन है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। बात करें पुनः मूत्र, यानी कि जो यूरिन होता है, यूरिन का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो यूरिन की पीएच वैल्यू 6 होती है, यानी कि 6 होती है। मानव यानी कि यूरिन कैसा होगा? यूरिन अपने आप में एसिडिक होगा। जबकि बात करें ब्लड की, यानी कि रक्त की बात करें तो रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 7.4 या 7.5 के करीब होता है, तो यह अपने आप में क्षारीय होता है, हल्का सा। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार
किस ग्रंथि से होते हैं, यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी। ये आपको अग्नाशय जो ग्रंथि होती है यह अपने आप में बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये ग्रंथियों की ग्रंथि है। ये सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। तो मास्टर ग्रंथि होती है जो कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल है, देखिए आपने स्प्रिंग को पकड़ा और जो स्प्रिंग होती है उसे आपने ले जाकर छोड़ दिया। जब वह अपनी वापस सामान्य अवस्था में आने का प्रयास करती है तो वह उस पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। और स्प्रिंग के द्वारा इसमें जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा उर्वरक होता है वो कंपोस्ट होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम? अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो काम में लाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? आपकी हीलियम गैस होती है। हीलियम को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह अपने आप में एक अक्रिय गैस होती है, यानी कि नोबल गैस होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका घनत्व होता है वो ऑक्सीजन से कम होता है। इस वजह से वातावरण में गुब्बारे वगैरह को ऊपर उड़ाने का कार्य करता है। क्लियर है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी आपने देखा होगा, एक तरीके से कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं। डीडीटी का छिड़काव आपको सुना ही होगा कि डीडीटी का छिड़काव कराया जाता है मच्छर वगैरह को मारने के लिए। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एथेनॉल का मतलब हो गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं शराब। शराब के अत्यधिक सेवन से, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर जो होता है वो, यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? अम्लों की बात करें तो अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ H2 यानी कि हाइड्रोजन होता है। आग लगने व फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो जो सूती वस्त्र होते हैं इसमें आग लगने की या फैलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? जब गैसोलीन को हम एथाइल एल्कोहल के साथ, एथाइल एल्कोहल को बोलते हैं C2H5OH, यानी कि एथाइल अल्कोहल जब गैसोलीन के साथ क्रिया करता है तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। किसका? गैसोहॉल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी कि जो तात्कालिक ऊर्जा मिलती है धावकों को ग्लूकोज दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है टाइफाइड, जिसे हम आंत्र ज्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंत्र ज्वर। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन है? तो जो क्लोरोमाइसिटिन है, क्लोरोमाइसिटिन नामक जो दवाई होती है, यह औषधि जो होती है वो आंत्र ज्वर टाइफाइड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लौ होती है उसका जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसको हम ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ये सब ने पढ़ ही लिया पहले ही। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क होता है, पारा Hg। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो शरीर का ताप नियंत्रण होता है यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जो कि शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है?
देखिए लाल अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा को बोलते हैं आपकी जो हड्डियां होती हैं, बोन मैरो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थिमज्जा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और इनकी संख्या शरीर के अंदर 8 से 10 लाख के करीब, मिलियन के अंदर देखने को मिलती है। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जो कशेरुक दंड होता है इसमें कुल मिलाकर 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में, 33 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस कैलमेट ग्योरिन, बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम है। अगला है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, तो जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, उनके द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। तो कवकों से होती है, कौन सी, एथलीट फुट। दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो जो कवक होते हैं उसी के द्वारा। एथलीट फुट हुआ, दमा हुआ, दाद खाज खुजली, ये सभी फंगस के द्वारा ही होते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस के कारण होता है, तो जो वॉर्म होते हैं, कृमि होते हैं, उनके द्वारा फाइलेरिया नामक रोग होता है। जब एक वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो न्यूमेरिकल टाइप में आ गया। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², क्लियर है, गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उस, ये प्रश्न गलत है। चलिए अगला है, यहां से करते हैं, सूत्र कणिका यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं, सूत्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, माफ कीजिएगा प्लेटलेट्स नहीं कहते, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, इसी को हम सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है, जो बट वृक्ष पादप होते हैं वो आवृतबीजी एंगियो ऑर्फेंस में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का क्या अर्थ है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और फलते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन का यूज जो बनाया जाता है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन से हैं, तो शैवाल और कवक है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम या बेकरी में काम लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है, तो यह पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन से यौगिक हैं जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक उड़ीसा के अंदर है। ये आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो मेलविन कैल्विन नामक वैज्ञानिक था, मेलविन कैल्विन नामक वैज्ञानिक था, इनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है, तो लैक्टिक एसिड होता है, उसके कारण थकावट पैदा होती है। अगला है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो लस्यकाणु यानी कि लिम्फोसाइट के कारण, और लिम्फोसाइट को हम शायद WBC के नाम से जानते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है, तो जो RBC होती है उसकी अवधि जीवन काल होता है 120 दिन के करीब होता है, जबकि WBC का जीवन काल 4 से 20 दिन का होता है। सिरा रक्त का ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो जो फुफ्फुस धमनी होती है ये क्या करती है, फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। क्लियर है, तो अभी हमने कुल कितने क्वेश्चन कर लिए, तो कुल मिलाकर 222 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर चुके हैं, 222। और ये वो प्रश्न है, अगर आपने किया तो आपके पेपर में अगर साइंस आ रहा है, जनरल साइंस, तो ये मान लीजिए 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे।
और इसी टाइप के। इसके द्वारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।